दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म बॉम्बे वेलवेट के बारे में। यह फिल्म अनुराग कश्यप साहब ने डायरेक्ट की है। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने नो स्मोकिंग एंड अगली जैसी फिल्में बनाई हैं। कहानी तो फिल्म में है नहीं, कहानी एक बहुत बड़ा चुतियापा है, बट फिर भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल में एक एक कैरेक्टर को समझाऊंगा तो शायद मैं आपको समझा पाऊं। कहानी शुरू होती है 1949 के दौर में, जब रणबीर कपूर एक औरत के साथ कहीं धक्के खाता फिर रहा है। एक और दूसरा लड़का है जो किसी की पॉकेट मारता है। रणबीर उसको देख लेता है और वो रणबीर के साथ ज्वाइन हो जाता है। दोनों उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। रणबीर की ये असली मां नहीं है, कोई ऐसी ही है जो कोठे पे आ जाती है, कोठे पे धंधा करने लगती है। अब हम रणबीर पे आते हैं। रणबीर बड़ा हो रहा है, बट वो क्या करना चाहता है ये नहीं पता। अचानक एक कहीं बॉक्सिंग हो रही है, वो वहां पहुंच जाता है और एक जबरदस्त बॉक्सर से फाइट करने लगता है। ये हो भी सकता है जिसने जिंदगी में कभी बॉक्सिंग देखी भी ना हो वो बॉक्सिंग करने जा सकता है, क्योंकि ये अनुराग कश्यप साहब की फिल्म है, तो इसमें चुतियापे की कोई कमी नहीं हो सकती। यहां वो मारता भी है और मार भी खाता है। यहां उसको कोई एक गुंडा टाइप इंसान है वो देख लेता है। अब वो रणबीर को ऑफर देता है कि भाई तू मेरे लिए काम कर अगर तुझे बड़ा आदमी बनना है। अब रणबीर उसके लिए गोल्ड स्मगलिंग करने लगता है। अब वो एक गोल्ड का बॉक्स होता है, वो कोठे पे लेकर के आ जाता है। इस कोठे से जो उसकी मां थी, सौतेली मां कह सकते हैं उसको, वो गोल्ड का बॉक्स लेके भाग जाती है। यहां इनका रोल खत्म हो जाता है। उसके बाद वो मां फिल्म में कहीं वापस नहीं आती। अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं कि अनुष्का कहां थी। अनुष्का गोवा में है। एक छोटी बच्ची है जो एक चर्च में बहुत अच्छा गाती है। उसको रेमो देखते हैं और रेमो अपने घर ले जाते हैं, उसको रखेल बना लेते हैं। अब यहां से अनुष्का एक दिन उसको मार के भागती है बॉम्बे के लिए। अब वो जिस बस में जा रही है उस बस में अचानक गोलीबारी होती है। क्यों होती है ये अनुराग कश्यप साहब बता सकते हैं, बट होती है एनी हाउ। अब ये लड़की बॉम्बे पहुंच जाती है, एक फोटोग्राफर को मिलती है जो इसके फोटो खींचता है और मैगजीन्स वगैरह में छपवाता है, इसको फेमस करता है। अब ये फोटोग्राफर इसकी लेने लगता है। अब ये फेमस हो जाती है तो एक और थोड़ा अमीर आदमी होता है, ये उसकी रखेल बन जाती है, उसके लिए काम करने लगती है। इसके बाद एक बॉम्बे वेलवेट नाम से थिएटर है, ये उसमें गाने लगती है। अब जरा रणबीर की तरफ आ जाते हैं। रणबीर ये करते करते एक दिन अचानक ऐसे ही जाता है कि भाई मुझे बैंक लूटना है, और अपने दोस्त को कहता है कि तू गाड़ी लेके बाहर खड़ा रहे। अब ये बैंक में जाता है और वहां करण जौहर साहब का इंट्रोडक्शन है कि वो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं खूब सारे। अब ये करण को डराता है कि भाई मेरे पास पिस्टल है और मेरे को ये पैसे दे दे। करण में इतनी ताकत है, करण इतना डेंजरस इंसान है कि वो जो इसने रुमाल रखा हुआ था उंगलियों पे वो हटाता है और देखता है कि हाथ में कुछ भी नहीं, खाली उंगली इसने ऐसे की हुई थी। अब करण का खूंखार चेहरा देख के रणबीर भागने लगता है। करण नहीं भागता, करण आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलता है। रणबीर भाग रहा है, गाड़ी में बैठता है, गाड़ी भी नहीं चल रही है। दोनों ट्राई करते हैं दोस्त, गाड़ी चल ही नहीं रही। और करण जौहर साहब इनकी गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। अब करण जौहर साहब इनको बताते हैं कि मैं गुंडा हूं। तो ये कहते हैं कि भाई ये गुंडे कब से होने लगे। करण जौहर साहब कहते हैं कि देखिए गोली मार दूंगा। अब ये कहते हैं कि भाई गोली मार दोगे, ये कब से गोली मारने लगे यार। नहीं आप जाते हैं। अब रणबीर करण जौहर साहब के लिए काम करने लगता है। करण जौहर साहब एक खूंखार किस्म का आदमी है। क्यों है ये अनुराग कश्यप साहब बता सकते हैं, क्योंकि ये चुतियापा सिर्फ वही क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता। उन्होंने क्या किया था, वो क्यों इतने बड़े डॉन बन गए थे, वो क्यों इतने खूंखार आदमी बन गए थे, वाह सर कमाल कर दिया आपने। अब रणबीर कपूर अनुष्का के प्यार में पागल हो जाता है। ठीक है जी। करण जौहर रणबीर को एक आदमी की सुपारी देता है कि उसको मारना है। रणबीर उसको मार देता है। के मेनन एक पुलिस ऑफिसर है जो ये सब देख रहा है और रणबीर के पीछे लगा हुआ है। ठीक है जी। अब इसके बाद रणबीर को
एक दिन पता चलता है कि भाई जो अनुष्का है वो किसी ने उसके पीछे लगाई थी कुछ निगेटिव चोरी करने के लिए। अब करण जौहर इसको बोलता है कि भाई अनुष्का हमारे को धोखा दे रही है और उसको मारना पड़ेगा। रणबीर कहता है कि उसको और कोई नहीं मारेगा, मैं खुद मारूंगा। और यहां हमारा इंटरवल हो जाता है। यहां तक रणबीर 2-3 मर्डर कर चुका है। अब इंटरवल के बाद फिल्म शुरू होती है। अब जो है फिल्म में कुछ बिल्डिंग्स प्लॉट्स की कहानी शुरू हो जाती है। कुछ मिलों के जो मजदूर हैं उनकी हड़ताल की बात शुरू हो जाती है। अब जो है हड़ताल होने वाली है और करण कहता है रणबीर को कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो उनका बॉस है उसको मार दो। रणबीर उस आदमी को किडनैप कर लेता है जो हड़ताल करवाने वाला होता है और उसके 2 साथी हैं उनको मार देता है। इसके बाद रणबीर किसी एक बंदे के थ्रू अनुष्का के घर में बम लगा देता है। अनुष्का को वहां से लेके निकल जाता है। एक किसी औरत को वहां मार देता है और यह साबित हो जाता है कि भाई अनुष्का मर चुकी। अब अनुष्का आ गई है और रणबीर लोगों को कहता है कि यह उसकी बहन है। ठीक है जी। अब वो बंदा जिसने अनुष्का के घर में बम रखा था वो कहता है कि मैं सबको बता दूंगा, तो रणबीर उसे मार देता है। ठीक है जी। अब रणबीर का जो दोस्त है वो कहता है कि भाई मैं तो तेरा नौकर बन के रह गया जबकि मैंने ही तुझे सब कुछ सिखाया था। अब अचानक करण जौहर के लोग रणबीर के घर पे धावा बोल देते हैं और 15 मिनट तक गोलियां चलती रहती है। क्यों चल रही है, कहां चल रही है, किस लिए चल रही है, ये तो कोई पता नहीं, बट गोलियां चल रही होती है पूरे घर में, धर्म 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 धर्म। और अब जो है इसका दोस्त आता है और मर जाता है और रणबीर को दिखाता है कि देखो भाई उसने उसके लिए जान दे दी। ठीक है सर। अब यहां तक पब्लिक इतनी पक चुकी होती है, पब्लिक के दिमाग के इतने एल लग चुके होते हैं कि अब पब्लिक हर सीन पे हंसने लगती है। हर सीन एक चुतियापा नजर आने लगता है। चलिए जी। अब रणबीर अनुष्का को लेके भागता है क्योंकि सबको पता लग जाता है कि भाई ये झूठी कहानी है, ये अनुष्का वही लड़की है जो मरी नहीं थी। ये बॉम्बे के एक शालीमार होटल में छुप जाता है। सबको उसका फोन नंबर पता है, सब उसको वहां फोन कर रहे हैं, बट ये नहीं पता कि बंदा कहां है। चलिए ठीक है जी। अब इसके बाद करण जौहर अनुष्का को किडनैप करवा लेता है। अब अनुष्का करण जौहर के कब्जे में है और रणबीर 1-2-4 मर्डर और करते हुए करण जौहर तक पहुंचता है। करण जौहर यहां रणबीर से कहता है एक सच्ची बात कि आपने इसमें क्या देखा जो मुझ में नहीं है, क्यों इसी के साथ ठोका ठाकी करता है, मेरे साथ क्यों नहीं करता। यह बिल्कुल डायलॉग सही था। और मैं एक और भी बात बता दूं कि करण जौहर की एक बीवी है और वो अपनी बीवी को सबके पास सोने के लिए भेजता है अपना काम निकालने के लिए। यानी उन्होंने यहां फिल्म में अपनी सही जिंदगी का सही रोल किया है। ठीक है। चलिए जी। इसके बाद करण के पास एक बहुत बड़ा बॉक्सर है। अब वो रणबीर को मारने लगता है। करण कहता है कि रणबीर तुझे इसके साथ लड़ना पड़ेगा, हर हाल में लड़ना पड़ेगा, अगर नहीं लड़ेगा तो ये तो गई। और इतने में ही करण अनुष्का को गोली मार देता है। कोई बात नहीं। अनुष्का कहती है कि रणबीर आप फिक्र मत करो, आप लड़ो इससे, क्योंकि मैं अभी आधा घंटा जीऊंगी। और यहां पब्लिक जोर जोर से हंसती है कि यार ये किस तरह का चुतियापा हो रहा है। एनी हाउ इसके बाद रणबीर लड़ता है और रणबीर लड़ने के बाद खड़ा होता है और फिर करण का हथियार काट लेता है। अब करण के पास हथियार था या नहीं था, उन्होंने क्या काटा था, यह रणबीर बता सकते हैं या अनुराग कश्यप साहब बता सकते हैं। इसके बाद रणबीर अनुष्का को लेकर भागता है और कहीं एक चौराहे पे पहुंचता है जहां पुलिस वाले उसको घेर लेते हैं। यहां एक पुलिस वाला जो करण का आदमी होता है वो रणबीर को गोलियों से भून देता है। यहां दोनों मर जाते हैं और मुझे अचानक मेरी देशद्रोही फिल्म का सीन याद आ जाता है जब मनोज तिवारी मुझे गोली मारता है और मैं गोली लगने के बाद कहता हूं कि क्यों, मुझे क्यों मारा। तो यहां अनुष्का अभी तक जिंदा है और कह रही है कि मैं मरूंगी नहीं, तू फिक्र मत कर। ठीक है, रणबीर मर गया, अनुष्का जिंदा रह गई। वेरी गुड। यही कहानी थी सर। ये किस तरह की कहानी थी मुझे तो पता नहीं। पूरी फिल्म देखने के बाद मैं ये डिसाइड नहीं कर सका कि भेंचो रणबीर चोर था, कि गुंडा था, कि बॉक्सर था, कि गोल्ड स्मगलर था या एक आशिक था। ये अनुराग कश्यप साहब ही बता सकते हैं कि आखिर वो भेंचो था क्या।
म्यूजिक अमित त्रिवेदी जी का है। अनुराग कश्यप साहब ने उनको अपने पास बुलाया था और उनसे कहा था कि देख भाई, मैं एक ऐसा चुतियापा क्रिएट कर रहा हूं जो हिंदुस्तान में ना कभी किया गया और ना आगे कभी होगा। तो अगर आप एक ऐसा म्यूजिक दे देते हो कि जिसको सुन के लोग अपने कानों पे हाथ रख लें, जिसको सुन के लोग ये कहे कि भाई ये क्या चुतियापा है, तो आप बताइए। अमित त्रिवेदी साहब ने कहा कि सर ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, और उन्होंने फिर उनको गाने बना के दिए जैसे धड़ाम धड़ाम, फी 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 फी। और अनुराग कश्यप साहब ने जब उनको सुना तो उन्होंने बोला भाई ये आपने जबरदस्त चुतियापा काट दिया, इससे बड़ा चुतियापा हो ही नहीं सकता। तो यही म्यूजिक है सर। बैकग्राउंड म्यूजिक, मेरे ख्याल में शायद ही आपने किसी फिल्म में ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक देखा हो। मतलब ड्रम ड्रम ड्रम। थिएटर में बैठकर आपको कानों पे हाथ रखना पड़ेगा फिल्म देखने के लिए। इतना वाहियात, इतना घटिया, इतना इरिटेटिंग बैकग्राउंड म्यूजिक है इस फिल्म का। लोकेशन एक सेट है जहां बीच में थिएटर है और दो ऐसी सड़क जाती है। यही सेट एक फिल्म आई थी तेरी मेरी कहानी, उसमें भी था। और इसके लिए श्रीलंका में इस फिल्म की शूट क्यों की गई थी ये अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि जब बॉम्बे का सेट था, पूरी फिल्म बॉम्बे में थी, तो फिर मेरे ख्याल में बॉम्बे में ही शूटिंग होनी चाहिए थी। और 1949 से 1969 तक फिल्म चली, बट उस दौर में भी बॉम्बे की सड़कों पे डबल डेकर बसें चल रही हैं। हो सकता है, मैं तो उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, मुझे तो पता नहीं, बट अनुराग कश्यप साहब इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या वाकई ही उस वक्त वो बसें थी। एक्टिंग रणबीर ने ठीक ठाक की है। सबको पता है कि रणबीर बहुत अच्छा एक्टर है, बट यहां उसको अपने कैरेक्टर का ही पता नहीं था कि वो बॉक्सर है या चोर है या आशिक है। तो मेरे ख्याल में उसके लिए एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल था। बट उसको यह पता था कि दोनों हाथों में बंदूक लेनी है पुराने जमाने की, और खूब गोलियां चलानी है और खूब चिल्लाना है। वेरी गुड सर, सुपर, माइंड ब्लोइंग। करण जौहर ने अपने रोल को ठीक ठाक किया है, अच्छा किया है। जिस तरह वो रियल जिंदगी में है वैसा ही वो फिल्म में प्ले कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में उनके लिए आसान था। अनुष्का शर्मा ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, उनका रोल भी यहां वैसा ही था जैसा उनका रियल लाइफ में है। के मेनन ने ठीक ठाक एक्टिंग की है पुलिस ऑफिसर के रोल में। रवीना टंडन जी का एक बहुत छोटा सा रोल है। जब फिल्म शुरू होती है तो वो एक गाना गा रही हैं, उसके बाद फिर एक जगह वापस आती हैं जहां फिर वो वही गाना गा रही हैं। उनका इतना ही रोल है। बाकी लोगों ने अपने छोटे छोटे रोल को ठीक ठाक निभाया है। अनुराग कश्यप का डायरेक्शन एक बहुत बड़ा चुतियापा है। मतलब उनको यही पता नहीं था कि फिल्म में कब क्या होना है और क्यों होना है। उनको यह पता था कि यह फिल्म मैंने शूट करनी है और 10, 20, 30 करोड़ अंदर करने हैं। मतलब करण जौहर का जो 10th असिस्टेंट डायरेक्टर है वो भी इस फिल्म को अनुराग कश्यप से बढ़िया बनाता था। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अनुराग कश्यप साहब ने एक ऐसा चुतियापा काटा है जो हिंदुस्तान में कोई डायरेक्टर काट ही नहीं सकता। मुबारक हो सर। दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि रणबीर कपूर ने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कैसे की होगी और यह प्रोजेक्ट कैसे बना होगा। यह उस वक्त की बात है जब अनुराग कश्यप के भाई ने दबंग 2 करने से मना कर दिया था। सलमान ने उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिया था और उसी वक्त में रणबीर कपूर ने कैटरीना को सलमान से छीना था। तो यह तो कहावत है और दुनिया की सच्ची कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अनुराग कश्यप साहब उसी वक्त रणबीर कपूर के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई जी आप फिक्र मत करो, सारी दुनिया डरती होगी सलमान से, हम नहीं डरते, हम आपके साथ खड़े हैं। सलमान को आप तक पहुंचने के लिए हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा भाई, हम यूपी वाले हैं, डरते नहीं है किसी से। और अनुराग कश्यप साहब ने उसी वक्त स्टेटमेंट भी दिया था कि सलमान मेरे भाई को क्या बनाएगा, पहले अपने भाइयों को तो बना ले। तो जाहिर सी बात है जब स्क्रिप्ट डिस्कशन होता होगा या कहानी की बात होती होगी तो कहानी तो रणबीर सुन ही नहीं सकता था, बेचारा कहां से सुनता था। पहले तो 1 घंटा सलमान की बात होती थी और जब दुश्मन की बात हो रही हो तो फिर कहानी की तो बात हो नहीं सकती। तो रणबीर उतना ही कहता होगा कि ठीक है भाई,
आप कर रहे हो तो कोई बेहतरीन ही काम कर रहे होगे ना, आप तो इतने बड़े डायरेक्टर हो। और इसी दौर में अनुराग कश्यप ने बेशरम और बॉम्बे वेलवेट दोनों साइन करा ली, दोनों की शूटिंग भी चालू कर दी और दोनों फिल्मों को ऐसी स्टेज पर लेके आ गए कि रणबीर चाहकर भी फिल्म छोड़ नहीं सकता था। इसके बाद एक और दांव खेला अनुराग कश्यप साहब ने। अनुराग कश्यप साहब ने विलन के रोल में करण जौहर को लिया, जिसको कश्यप साहब ने जिंदगी में सबसे ज्यादा गालियां दी, क्योंकि कश्यप साहब को पता था कि रणबीर को आधे अधूरे टाइम में आके तो यह पता ही चल जाएगा कि मैं बहुत बड़ा चुतियापा कर रहा हूं और हो सकता है कि रणबीर फिल्म कंप्लीट ना करे। बट अगर फिल्म में करण जौहर है तो फिर रणबीर को फिल्म कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि रणबीर इस हालत में है आज कि सारी दुनिया से झगड़ा मोल ले सकता है, करण जौहर से नहीं ले सकता। तो यह एक और जबरदस्त किस्म का दांव था जो अनुराग कश्यप साहब ने चला था। उसके बाद फॉक्स में यह फिल्म कैसे पास हुई होगी? जब कॉर्पोरेट वाले नरेशन लेते हैं तो किस तरह का नरेशन लेते हैं? एक्चुअली हर कॉर्पोरेट हाउस में 5-6 खूबसूरत सी लड़कियां हैं जो नरेशन लेती है। अब ये यही बता सकते हैं कि सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही ये पता क्यों है कि कौन सी स्क्रिप्ट अच्छी है और कौन सी बुरी है। अब कश्यप साहब बहुत होशियार आदमी, जब गए होंगे तो पहले एक को कह दिया कि यार आप तो इतनी खूबसूरत हो, आपको तो हीरोइन बनना चाहिए, कहां स्क्रिप्ट सुन रही हो। दूसरी को, यार आप तो इतनी इंटेलिजेंट हो कि आप तो एक दिन फॉक्स की CEO बनेगी, कहां आप ये स्क्रिप्ट सुन रही हो। अब कश्यप साहब ने लड़कियों को कहानी सुनाई। कहानी तो क्या समझ में आई होगी, जब कहानी थी नहीं बहनचोद तो कहानी क्या सुनेंगी। इसके बाद फॉक्स के बॉस ने पूछा होगा कि हाँ जी कहानी कैसी है। लड़कियां, सर सुपरहिट, सर माइंड ब्लोइंग, सर इससे बड़ी कहानी ना तो आज तक आई और ना आएगी, सर ये कहानी आपका ऐसा चुतियापा काटेगी कि आपको फॉक्स छोड़ के भागना ही पड़ेगा सर। और फिल्म पास। अब विजय सिंह साहब ने पूछा कश्यप साहब से कि सर कितना बजट? कश्यप साहब ने बोला सर रणबीर की फिल्म है, रणबीर ने कहानी ओके की और आपके स्टाफ ने आपको बता ही दिया कितनी बड़ी कहानी है, तो सर ये 100 करोड़ के नीचे तो बन ही नहीं सकती। और एकदम ओके प्रोजेक्ट। अब इसके बाद कास्टिंग कैसे हुई? रणबीर कपूर आ गए, अब सिर्फ एक हीरोइन चाहिए थी, करण जौहर आ गए। अब कश्यप साहब एक हीरोइन ढूंढ रहे हैं। अब अनुष्का को बड़ी हीरोइन बनने के लिए रणबीर के साथ फिल्म करनी है। अनुष्का ने कश्यप साहब को फोन किया, हे कश्यप साहब कैसे हो बेबी, यार मेरे को इस फिल्म में ले लो ना। अब कश्यप साहब मतलब ऊपर से बहुत प्रेशर है, फॉक्स वाले मानने को तैयार नहीं है, वो बोल रहे हैं या तो कैटरीना को लेना है या दीपिका को लेना है, मैं किसी और को ले ही नहीं सकता, मैं चाहूं भी आपको लेना बेबी नहीं ले सकता। अनुष्का, बेबी कम ऑन यार, ऐसा मत करना यार। नहीं बेबी समझा कर, मेरे हाथ में होता तो मैं ले लेता, ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर है। अनुष्का, अच्छा बेबी छोड़ो तुम यार, तुम शाम को घर पे आओ, डिनर करते हैं और तब डिस्कस करते हैं। यार नहीं यार मैं बिजी हूं यार, प्लीज आओ ना। अब कश्यप साहब शाम को अनुष्का के यहां डिनर करने चले गए और अनुष्का जी डन हो गई। तो मेरे भाइयों दोस्तों इस तरह से फिल्म की कास्टिंग हुई और बाकी तो सब छोटे छोटे रोल में थे तो ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह फिल्म एक बहुत बड़ा चुतियापा है, बहुत ही घटिया एंड वाहियात है। हिम्मत वाला, RGV की आग, बेशरम जैसी फिल्में इसके मुकाबले शोले हैं। तो मैं इस चुतियापा फिल्म को देता हूं आधा स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 3, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि पब्लिक को थिएटर में जाना ही है, फिल्म देखनी ही है। तो ये फिल्म 50 करोड़ से लेके 75 करोड़ के बीच में कहीं भी कुछ भी बिजनेस कर सकती है। अगर आपको भी अपने दिमाग की माँ बहन करवानी है, अगर आपको भी अपना पैसा बर्बाद करना है, अगर आपको भी अपने टाइम की वाट लगानी है तो आप भी जरूर जाइए और इस फिल्म को देखिए। कश्यप साहब अब जैसे आपने चैलेंज दिया था, अगर आप वाकई ही मर्द हैं तो इस फिल्म के वॉश आउट होने के बाद अपना हथियार इससे जरूर काटना मेरे भाई। नहीं लेकिन ये बहुत बड़ा है भाई जी, आप हथियार काटोगे तो ये टांगों पे भी लगेगा तो आपकी टांगे जख्मी हो जाएगी, इतना बड़ा नहीं चाहिए भाई जी, आपका इतना तो हथियार है। तो भाई जी आप इससे काट लेना, बट मुझे लगता है इससे भी काटोगे तो ये भी आपको 2-4 जगह और जख्मी कर देगा। नहीं भाई जी आपका हथियार तो बहुत ही छोटा है, ये इसकी भी जरूरत नहीं है। आप ऐसा करना मेरे भाई, इस छोटे से थोड़ा पहले बर्फ लगाना और चुपके से काट लेना
और बॉल भी काटना भाई जी। एंजॉय मेरे भाई। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। वो जो घंटी है उसको दबा दो ताकि जैसे ही मैं नया रिव्यू डालूं आपको फौरन पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए।